ओके, तो लास्ट क्लास में बेटा हम बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट की, और हमने आपसे कहा था मोल जो है वो एक नंबर है, और इसे हमने कहा था एन ए। ओके, इस एन एवोगैड्रो नंबर इसे कह सकते हैं आप, और इसकी वैल्यू थी 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब 1 मोल मींस दिस मच थिंग्स। इसके लिए हमने आपसे कहा था कि आप कह सकते हैं 1 मोल। अगर आप कोई मॉलिक्यूल ले लें, 1 मोल आपने क्या ले लिया, कोई मॉलिक्यूल, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास Na मॉलिक्यूल है। अब आपने कहा भाई हमने क्या किया, 1 मोल एटम ले लिया, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास Na एटम हो गए। बात समझ में आ रही है? आपने अगर 1 मोल आयन कह दिया, इसका मतलब अब वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास Na आयन है, और Na जहां पे लिखा वहां पे आप नंबर लिख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। एक बात तो ये हुई। इसके बाद हमने कहा था आपसे, आप और भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब इसके बाद हमने आपसे कहा कि 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, फिर से समझिएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। ठीक है, 1 मोल अगर आपने कोई मॉलिक्यूल लिया हुआ है तो उसका जो वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा, और इससे आप क्या कहेंगे, मोलर मास। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि वेट और मास जो है वो दोनों सेम रहते हैं। ओके, तो मोलर मास हमने ले लिया। अब थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास 1 मोल CO2 है, और आप मुझे बता दीजिए 1 मोल CO2 का मास कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कार्बन आपके पास क्या होता है बेटा, 12, और ऑक्सीजन 2 इंटू 16। आप टोटल करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 44 AMU। ये एक मॉलिक्यूल का था, एक मॉलिक्यूल का था। अब आपने कहा 1 मोल CO2 है, इसका मतलब आपके पास कितना हो गया बेटा, 44 ग्राम CO2 आपके पास अवेलेबल है। ओके, हाँ, बहुत बहुत आराम से समझिए। इसी तरह से मैंने आपसे कहा मेरे पास 1 मोल H एटम है। हाँ, 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ग्राम, 2 नहीं होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। और यहीं पे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है, तो ये कितना हो गया, अब ये हो गया आपका 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल कह लीजिए। ये बात समझ में आई? 2 ग्राम क्या है आपके पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाँ, अभी आगे देखेंगे, उसको भी आगे देखेंगे। अब देखिएगा, अब मैं इसकी रिवर्स बात आपसे करता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब क्या हो गया,
कि मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया। बात समझ में आई? भाई ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 ग्राम है। 16 AMU होता है, 8O16, आपको याद होगा 8O16, ठीक है। तो 16 AMU हमने क्या लिखा होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन लूंगा तो किसका वेट किसके बराबर आएगा? 16 ग्राम के। चलिए, ओ एटम की बात हो रही, प्लीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें मेरे पास कितने एटम हो गए, तो ये आप कह सकते हैं Na ऑक्सीजन एटम हो गए। बहुत ध्यान से समझिए। तो यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि भाई अगर मैं 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लूं, प्लीज ध्यान रखिएगा एटम की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा गेम चेंज कर लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा मेरे पास 32 ग्राम O2 एटम है। हाँ जी, 32 ग्राम O2 एटम नहीं, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। हाँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 तो मॉलिक्यूल हो गया ना। हाँ, O2 मॉलिक्यूल हो गया 32 ग्राम। कितना मोल हो गया बेटा? कितना मोल हो गया? अब आप इस O2 में देखेंगे तो O2 आपका होता है 32 AMU। 32 ग्राम O2 मॉलिक्यूल बेटा। ओके, तो अब देखिए, ध्यान रखिए, यहां पर आप बात कर रहे थे ऑक्सीजन एटम की, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर आप बात कर रहे हैं O2 मॉलिक्यूल की। क्लियर है? बिल्कुल। तो आप कहेंगे 1 मोल O2 का वेट किसके बराबर होगा? जल्दी बताइए। 32 ग्राम O2 मॉलिक्यूल। बिल्कुल, यहां पे कई बार इसमें कंफ्यूजन आता है, इसलिए बार बार सिंपल वे मैं आपको करा रहा हूं बेटा। बात समझ में आई? तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? 32, इसको रिवर्स कर दीजिए, यही तो है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? 1 मोल O2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम कहूं या 32 ग्राम O2 मॉलिक्यूल कहूं, ये दोनों किसके बराबर है? 1 मोल के। लेकिन समझिएगा बेटा, हाँ, अलग नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये किसके बराबर हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लिख दे रहा हूं। पहले मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल O2। ये बात समझ में आ रही है? किसी तरह का कोई डाउट है तो बोल लीजिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एटम कितने हैं? एटम किसके होंगे? O2 मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन एटम से। तो एटम तो ऑक्सीजन के होंगे ना। और एक मॉलिक्यूल O2 में भाई 2 एटम ऑक्सीजन होगा। हाँ भाई, कहते दोनों को ऑक्सीजन ही है ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाता। तो मैं क्या कह सकता हूं? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम ऑक्सीजन के होंगे। क्या कुछ गलत बात तो नहीं कह दी? अच्छा, अब जरा सोचो, अब जरा बहुत ध्यान से समझना। भाई आप कह रहे थे
16 ग्राम में ऑक्सीजन कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो भाई 32 ग्राम में कितने होने चाहिए? डबल। तो यही तो आंसर आ रहा है। अब थोड़ा बहुत चेंज करें। अगर मैं आपसे कहूं, चलिए एग्जांपल है, मेरे पास 2 ग्राम ऑफ O2 इज अवेलेबल विद मी। 2 ग्राम ऑफ O2 ये कितने मोल के बराबर होगी? सबसे पहले तो यही समझे ना, बिल्कुल बेसिक वाली चीज। 2 ग्राम O2 कितने मोल के बराबर होगी बेटा? तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, हमने आपको फॉर्मूला दिया था, 2 अपॉन किससे डिवाइड करना है? ये O2 के मोलर मास से। तो आप कह देंगे सर ये कितना है? ये 32 है। तो ये मेरा कितना आ गया? 1/16 मोल। बात समझ में आई? 1/16 मोल आ गया सबका? आराम से कैलकुलेट कीजिए। अब मैं आपसे कहूं कि भाई 2 ग्राम ऑफ O2 में मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल तो आपको पता है 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है? तो 1/16 में कितना हो जाएगा? Na एवोगैड्रो नंबर बाय 16 मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आई? और फिर मैं आपसे कहूं कि इसमें मेरे पास ऑक्सीजन एटम कितने हैं? बात समझिएगा। 2 ग्राम ऑफ O2 में ऑक्सीजन एटम कितनी है? तो आपके पास मॉलिक्यूल निकल आए हैं, Na/16 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम हैं? 2। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू Na/16, दैट मीन्स Na/8। बात समझ में आई? टू ग्राम O2 में जितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थे उसके डबल एटम होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब आपको करना है, ठीक है? अब मैं ले रहा हूं आपसे, कहा मैंने, मेरे पास है 90 ग्राम H2O। आपको बताना है ये कितने मोल है और इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है? मॉलिक्यूल किसके? भाई H2O की बात कर रहे हैं तो ये। फिर आपको बताना है इसमें कितने हाइड्रोजन एटम हैं और फिर आपको बताना है इसमें कितने ऑक्सीजन एटम हैं। किसमें? 90 ग्राम वाटर की मैं बात कर रहा हूं। अब बेटा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19 ग्राम हमारे पास H2O था, इसका मतलब 19/18 कितना आ गया? 5 मोल्स। बिल्कुल सही आपने कहा कि भाई 5 मोल तो हमारे पास H2O के हो गए। और अगर H2O के 5 मोल हैं, एक मोल में Na था, तो 5 मोल में 5 Na आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं एवोगैड्रो टर्म्स में बता रहा हूं, बट आप 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लिख देंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मैंने आपसे कहा भाई मेरे पास ये क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में H2O में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? भाई 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। ये 10 नहीं है, ये 1O है और ये 2H है। तो भाई इतने मॉलिक्यूल जब मेरे पास वाटर के हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 Na मेरे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम। और 5 Na मेरे पास क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम। बात में समझ में आई?
चेक कर लीजिए अपने एंड पे। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, यहां पर आपको मैंने दिया, मेरे पास है बेटा 11 ग्राम CO2, आपको मुझे बताना है कितने मोल, आपको मुझे बताना है कितने मॉलिक्यूल CO2, फिर आपने मुझे बताना है कितने एटम कार्बन, और फिर आपने मुझे बताना है कितने एटम ऑक्सीजन। O2 नहीं, O, हाँ जी, 4 चीजें आपने ढूंढनी है जल्दी से। 11 ग्राम CO2 है, अगर याद ना हो, वैसे याद होगा, आज पहले भी किया था हमने, CO2 इज 44 AMU। ओके, हाँ, तो अब बेटा बात करेंगे, जब हम मोल्स की, तो हमने आपको बताया कि ये आपका हो जाएगा 11/44 या 1/4 मोल हमारे पास CO2 के आ गए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/4 मोल CO2। अब आप मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से, तो Na/4 मॉलिक्यूल CO2 के आपके पास हो गए। अब 1 CO2 मॉलिक्यूल में आपके पास 1 एटम C का है और 2 एटम O के हैं। ओके, तो यहां पे मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि मेरे पास Na/4 एटम C है और मेरे पास 2 × Na/4 एटम ऑक्सीजन है, और Na की जगह आप 6.022 × 10⁻23 वैल्यू पुट कर देंगे। वो बार बार मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं आपको Na के टर्म्स में बता रहा हूं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए सबके आंसर आने लग गए। चलिए, अच्छा एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ओके, अब थोड़ा सा टेढ़ा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने आपसे कहा 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज में आपने मुझे बताना है मोल, ठीक है, ग्लूकोज के। उसके बाद कार्बन एटम, अच्छा यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बता दीजिएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने हुए, और कार्बन एटम के बाद ये आपका, अच्छा ग्लूकोज अगर आपको याद ना हो तो मैं लिख दूं, वैसे तो याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने कराया था, C6H12O6। ओके, तो मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने हैं 9 ग्राम में, कार्बन एटम कितने हैं, फिर आपका आएगा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, और फिर आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं। बिल्कुल, इसको कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अब बेटा अगर हम 9 ग्राम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो 9 ग्राम ग्लूकोज जो है वो मेरा हो जाएगा 9/180 मोल, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/20 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 1/20 निकाल लिया था हमने, तो 1/20 इंटू Na लिख दे। अच्छा, अब कार्बन एटम का आपसे, तो आप क्या करोगे, Na/20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 के साथ। हाइड्रोजन एटम का तो क्या करोगे, Na/20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 के साथ, और इसी तरह से Na/20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 के साथ, तो क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन एटम। बिकॉज एक मॉलिक्यूल में आपके पास 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम हैं। बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक और देख लेते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा अलग, जो अभी तक हो सकता है आपने ना किया। हाँ, ग्लूकोज वगैरह तो फिर भी 10th में किया होता ना। चलिए,
अब आप लिखिएगा 27.8 ग्राम, हाँ, FeSO4 7H2O। अच्छा, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, हाँ, ये इसका मतलब ये है कि FeSO4 का एक मॉलिक्यूल और 7 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आपको बताना है, इसको जनरली कहा जाता है, इसका नाम भी याद कर लीजिए, आगे बहुत काम में आएगा। यह है आपका ग्रीन विट्रियॉल। ग्रीन विट्रियॉल, ये फेरस सल्फेट है, वैसे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सात है ना, तो सात से हेप्टा टर्म आ जाता है। ओके, अब आपको मैं यहां पर Fe दे दूं, याद है Fe? मैंने कहा था इतने तो याद कर लीजिएगा, हाँ, वो लिस्ट बना के टांग लीजिए अपनी। अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, बट क्वेश्चंस में भी वैसे दिया होता है, लेकिन जितना आपको याद रहे उतना अच्छा, ठीक है। H1 हो गया सारे, कुछ बचा? चलिए, तो आप यहां पर पहली बार इसको निकालेंगे और मुझे आपको बताना है कि 27.8, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, 27.8 ग्राम ग्रीन विट्रियॉल में आपके, ओके, कैसे कहें इसको, चलिए पहले मोल निकाल लीजिए, कितने मोल हो गए, ठीक है, फिर आपने बता दिया मुझे कि कितने मॉलिक्यूल हो गए। आगे बातें अभी आपसे पूछते जाऊंगा, पहले इसको कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो अब अगर आप देखें बेटा, तो ये FeSO4 7H2O का आपके पास मोलर मास जो है वो 278 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 278 mu। तो यहां से जब आप मोल देखेंगे तो 27.8 डिवाइडेड बाय 278 करेंगे तो ये आपके आ गए 1/10 मोल। और जब आप मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये आपके आ गए Na/10, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। अब अगर मैं सीधे आपसे पूछूं कि मेरे पास 1 मोल FeSO4 7H2O है, ठीक, तो आपने मुझे बताना है कि भाई इसमें मेरे पास आयरन कितना है, पहले मोल में बता दीजिएगा। अच्छा, मोल में नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मॉलिक्यूल में बता दो मुझे, पहले मॉलिक्यूल में बता दो, पहले मॉलिक्यूल में बता दो। Fe के कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, Fe के एटम, सॉरी, Fe के एटम, हाँ, Fe एटम कितने हैं पहले ये बता दीजिए। Fe एटम 1 मोल में, ठीक है। फिर आपको मुझे बताना है, सल्फर है ना दूसरी चीज, सल्फर एटम कितने हैं। फिर आपको मुझे बताना है ऑक्सीजन एटम कितने हैं। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, इस पे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं। ओके, इसके बाद मैं आपसे पूछ सकता हूं, और क्या पूछ सकता हूं, अच्छा, H2O मॉलिक्यूल कितने, ये भी तो पूछ सकता हूं। H2O मॉलिक्यूल कितने हैं ये पूछा। और इसके बाद मैंने आपसे पूछा, भाई आप मुझे ये बता दीजिए SO4 माइनस माइनस आयन कितने। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं आपसे ऐसे भी कह सकता था Fe प्लस प्लस आयन कितने, ये भी बता दीजिए। कितनों को कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी तो और भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट इतनी सारी चीजें अगर मैं पूछूं तो आप इसे कैसे वर्बली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने अभी मोल आपको नहीं बताया, मैंने आपसे कहा 1 मॉलिक्यूल FeSO4 7H2O की अगर मैं बात करूं, ओहो, ये मोल हो गया, मॉलिक्यूल कर लीजिएगा, 1 मॉलिक्यूल FeSO4। अभी इसको भूल जाइए, अभी इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाइए अभी, हाँ, मोल को भूलिए, अभी पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल में आपके पास कितने हो गए, 1 Fe एटम, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, फिर 1 S एटम,
ओके, फिर हाँ अच्छा, ऑक्सीजन कितने होंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल्दी से बताइए। 5। जल्दीबाजी ना कर, जल्दीबाजी ना कर। अरे भाई ये देखो ना, यहां कितने हैं? 4 ही आए, और यहां एक थोड़ी आया। ये कितने हैं भाई? ये 7H2 है यार, तो ये 7O आएंगे ना। अरे 70 मत कर देना, ये 70 नहीं है, 40 और 70 नहीं है, 7O और, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। तो ये आपके 11O हो गए बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं? हाँ, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जरा सी गड़बड़ की तो इधर उधर हो जाएगा। 14 हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल सही बात है। फिर आप बात करेंगे H2O की, तो H2O कितने हैं? 7H2O मॉलिक्यूल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, SO4 माइनस माइनस कितने निकलेंगे इसमें से? एक ही तो है, तो एक आयन इसमें से निकल आएगा एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। अच्छा जी, अब Fe++ की बात करेंगे तो ये भी तो एक ही निकलेगा। बात समझ में आई? चलो अब आ जाते हैं भाई, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था भाई 1 मोल में कितने हैं। तो 1 मोल में आपको पता है Na मॉलिक्यूल है, क्लियर। अब मैं अगर आपसे कहूं भाई Na मॉलिक्यूल में मेरे पास Fe एटम कितने हैं, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो Na एटम किसके हैं? Fe के। फिर Na सल्फर एटम है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से 11Na, चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। 11Na ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है। 14Na हाइड्रोजन एटम हो गया, और बोलो 7NaH2O मॉलिक्यूल हो गया, ओके। 7NaSO4 माइनस माइनस आयन हो गए। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो NaFe++ आयन हो गए। बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा मेरे पास 1 मोल FeSO4 7H2O ग्रीन विट्रियोल था, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं? मेरे पास 1 मोल Fe एटम है। चेक करो ऊपर आपके पास, देखो कितने एटम आए थे, Na एटम। और Na एटम का मतलब क्या है? 1 मोल Fe। या मैं आपसे कह सकता हूं 1 मोल सल्फर एटम मेरे पास है। या मैं आपसे कह सकता हूं 11 मोल ऑक्सीजन एटम, ओ एटम मेरे पास है। या मैं आपसे कह सकता हूं मेरे पास 7 इंटू 2 14, सर 14 आएगा, 7 नहीं, 14 मोल, 14 मोल H एटम है। या मैं आपसे कह सकता हूं मेरे पास 7 मोल H2O मॉलिक्यूल है। या मैं आपसे कह सकता हूं मेरे पास 1 मोल SO4 माइनस माइनस सल्फेट जिसे आप कहते हैं ना, माइनस आयन है। Fe++ आयन कितना है? पैरस आप इससे कहते हैं, ये भी मेरे पास 1 मोल है। अब ये मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है कि एक Na का मतलब 1 मोल है, तो एलिमेंट के लिए लगा दिया मैंने वही कॉन्सेप्ट। अब अगर मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास 1/10 मोल है, अभी अभी हमने ऊपर निकाल लिया था, 1/10 मोल है, तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आपके पास कितने मोल Fe एटम है?
बिल्कुल, आप मुझसे कहेंगे हमारे पास 1/10। अब वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही क्वेश्चन में बता देंगे कि भाई 1/10 मोल Fe एटम है। आप कहेंगे 1/10 मोल सल्फर एटम है। ऑक्सीजन कितने हैं? 5/10 मत कर देना, 11/10 मोल आएगा। आया? बिकॉज 1 मोल से 11 मिल रहा था। ओके, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितने थे? 14/10 मोल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर आप H2O की बात करेंगे तो H2O मॉलिक्यूल कितने हो गए? 7/10 मोल हो गए। और नंबर निकालने को कहेंगे तो आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ओके, SO4 माइनस कितने हो गए? 1/10 मोल। और Fe++ कितने हो गए? 1/10 मोल। कितनों को ये बात समझ में आई? स्टोइशियोमेट्री। ओके, और ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी समझ ले बेटा। ये टर्म बना है स्टोइशियन, और प्लस मेट्रॉन। हाँ, ये ग्रीक वर्ड है, इन दो से मिलके बना है। और इसका मतलब होता है भाई, यहां स्टेशन का मतलब है एलिमेंट्स, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। तो जब भी हमारे पास कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो कैलकुलेशन होंगे कि कौन कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी आती है या कहलाती है स्टोइशियोमेट्री। फाइन, लिख लीजिए। इट इज द कैलकुलेशन, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ reactants and products in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। आईसीएसई वाले तो 9th में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन रिएक्शंस वगैरह सीबीएसई ने 10th में पढ़ा होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास डाई नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन गैसेस हैं, जानते हैं, और ये रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। नोट कर लीजिए, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस, क्या बनाएंगी? अमोनिया बनाती है बेटा, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस आपने याद की होंगी क्लास 10th में। अभी मैं आपको लिखा देता हूं। चलिए, ये मेरे पास N2 है, कहा गया H2 गैस, दोनों गैस हैं, और इन्होंने आगे बना दी अमोनिया NH3, ये भी गैस है मेरे पास। फाइन, बट मजेदार बात यह है कि अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंसिंग सीखी थी आपने, तो शुरुआत में जो बैलेंसिंग आपको सिखाई जाती है वो हिट एंड ट्रायल होती है। बाद में आपको और मेथड्स बताएंगे जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। रिडॉक्स जब आएगा तो वो यस अलग टाइप से उसको सॉल्व करने, अभी चिंता नहीं। अभी जैसे आपने 10th में सीखा ना बैलेंसिंग करना, बिल्कुल उस वे में सबसे पहला काम आपका क्या होगा? हाँ जी, स्टोइशियोमेट्री जब भी होगी तो स्टेप 1 आपका जो है ये आपका होगा बैलेंस द इक्वेशन। लिख लीजिएगा, बैलेंस द इक्वेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन आपको दी गई है, उसकी इक्वेशन दी गई है, उसको आप बैलेंस करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस करने के बाद इक्वेशन क्या आ जाएगी। यहां पे मैं लिखूंगा N2 प्लस, अब मेरे को पता है गैस है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं, और यहां पे NH3। बिल्कुल सबसे आसान रिएक्शन ये थी,
और इस तरह से आपने देखा होगा ये आपकी बैलेंस होने के बाद रिएक्शन आ गई होगी। फाइन। अब जरा बात समझिएगा, जब तक ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1 मोल, अब मोल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 मोल नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रही है? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, और ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? 2 मोल अमोनिया। ओके। 1 मोल गैस ऑफ नाइट्रोजन और डाइनाइट्रोजन, जो भी आप कहना चाहिए, डाइनाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन एटम। ठीक है। सो 1 मोल N2 reacts with 3 मोल ऑफ H2 and produce 2 मोल ऑफ अमोनिया। बात समझ में आई? अच्छा, ये बात आपने बड़े मजे में कह ली। अब जरा बात कीजिए, 1 मोल N2 कितने ग्राम होता है? 1 मोल N2 आपका हो जाएगा बेटा 28 ग्राम। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगी। अरे 1 मोल 2 ग्राम हो गया, H2 है ना, 1 मोल 2 ग्राम हो गया, तो 3 मोल कितने हो गए? 6 ग्राम। अच्छा, और बनाएगी क्या? हाँ, इसको ऐसे लिखिए, 2 इंटू कितना गया? 17। ओके, N जो है 14 है, H 1 है, तो ये आपका आ गया 34 ग्राम अमोनिया। बात समझ में आई? तो मैंने आपसे क्या कहा, इस रिएक्शन ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है भाई कि अगर हमने 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिलेगा? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। एक डब्बे में नाइट्रोजन डाली, हाइड्रोजन डाली, बाहर उड़ने मत देना। तो रिएक्शन कहती है कि अगर मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन है और दोनों रिएक्ट करेंगी तो 34 ग्राम अमोनिया मिल जाएगी। फाइन। अच्छा, इसी को अगर मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिखें तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल N2 रिएक्ट करती है 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ और प्रोड्यूस करती है 2 मॉलिक्यूल अमोनिया। बात समझ में आ रही है? अलग अलग तरह से मैं आपको ये बता रहा हूं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर रहा हूं Na के टर्म्स में। अगर मेरे पास Na मॉलिक्यूल हैं, किसके? N2 के, तो कितने मॉलिक्यूल H2 के चाहिएंगे? एक मॉलिक्यूल से 3 चाहिए, तो यहां पे मैं कह सकता हूं 3Na मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और अमोनिया कितनी बनेगी? अमोनिया कितनी बनेगी? अमोनिया बनेगी 2Na। क्या यही आंसर है? सबका चेक कीजिए, देखिए कितनी आसान सी चीज है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक वो लॉ पढ़ा था, अगर मैं कहूं कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा? वॉल्यूम के हिसाब से 1 वॉल्यूम, सब गैसेज हैं, सारी गैसेज होना जरूरी है बेटा, वॉल्यूम वाले में इसमें सब गैसेज होना जरूरी है। तो जब गैसेज होंगी तब ये कहानी होगी। तो सारी गैसेज हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? 1 वॉल्यूम N2 3 वॉल्यूम H2 के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम क्या देगी? अमोनिया। फिर मैंने आपको बताया था कि एसटीपी वाला टर्म, एसटीपी में 1 मोल कितने के बराबर था? 22.4 लीटर। 1 वॉल्यूम को 22.4 लीटर ले लीजिए। क्लियर है? नोट करते चलिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास 22.4 लीटर नाइट्रोजन है तो मेरी कितनी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? ओके, 3 इंटू 22.4 लीटर। बात समझ में आई? हाँ, और 2 इंटू 22.4 लीटर क्या बन जाएगी? अमोनिया।
अच्छा, इसको देखो अब दूसरे ढंग से कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा मेरे पास हाफ लीटर थी, अरे नहीं थी यार 22.4 लीटर, हाफ लीटर थी। तो हाफ लीटर से ये मेरी कितनी होगी 3/2 लीटर, और ये कितना बना देगी 2 इंटू हाफ लीटर अमोनिया। रिएक्शन समझ में आ रही है? रिएक्शन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें कई चीजें आपने पहले की हुई हैं, लेकिन अब हमने उसमें मोल कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर लिया। एक एग्जांपल और देख रहे हैं बेटा, कंबशन ऑफ ग्लूकोज का। ठीक है, अब मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं, C6H12O6, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था ग्लूकोज, इसको हमने ऑक्सीजन गैस दी। ठीक है, O2 गैस ये एयर से ले लेगा, अच्छी खासी है, जितनी आप एक्स्ट्रा ही होगी, ठीक, कम होगी तो फिर पूरा बर्न नहीं कर पाएगा। तो ये आपको देता है बेटा CO2 और H2O। ठीक है, जल्दी से बैलेंस कीजिए, जल्दी से बैलेंस कीजिए। CO2 आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगी और H2O आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये सब आपने क्लास 10th में देखा है, बट ठीक है, नहीं देखा तो इक्वेशन मैंने आपको लिख दी है, फाइन। हाँ, पहले आपको सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, फाइन। तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बैलेंस कीजिए। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर कहीं 6 आ रहा होगा, देखिए आ रहा है, और यहां पर भी 6 आ रहा होगा। ठीक है, ओके, और यहां पर 6 आ रहा होगा, कुछ ऐसे बैलेंस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए क्या बढ़िया आपने बैलेंसिंग की, तो इसका मतलब 10th वाली चीज आपको बिल्कुल क्लियर थी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बैलेंस तो हमने कर ली, अब आप इसे मोल के टर्म्स में लिखिए, किसके कितने मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब ये जो सामने होते हैं ना ये नंबर, जैसे यहां कुछ नहीं लिखा तो यहां 1 लिख देंगे, इनको कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये कब? जब बैलेंस इक्वेशन हो, जो उसके सामने लिखा जाएगा उसे कहेंगे, चाहे तो लिख लीजिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसको उठाना है आपको। अब जैसे आप क्या कहोगे, ये नंबर ले लेंगे आप कहोगे बैलेंस्ड इक्वेशन में, प्लीज ध्यान रखिएगा, आप कहोगे ये मेरे पास ग्लूकोज कितना है 1। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, और मोल के टर्म्स में बात करेंगे तो मोल बोल देंगे। तो आप कहोगे भाई 1 मोल ग्लूकोज ने कितने के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन 6 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस की 6 मोल, और उसके बाद वाटर कितना आ गया 6 मोल। मोल की कहानी समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसको वेट के टर्म में लिख दो। अब समझना, वेट के टर्म में या मास के टर्म्स में, जो भी आप कहें। मैंने आपको पहले ही बताया केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो अब ग्लूकोज का अभी हमने निकाला था, 1 मोल कितना हो जाएगा बेटा? तो आप कहेंगे 180 ग्राम ग्लूकोज कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? बहुत ध्यान से, O2 है, O2। ठीक है, तो 180 ग्राम 6 इंटू, यहां क्या लिख दूं 32 या 16? हाँ, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 6 इंटू 32। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनाएगा 6 इंटू 44 ग्राम, और वाटर कितना बनाएगा 6 इंटू 18 ग्राम। बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 180 ग्राम ग्लूकोज को का कंबशन कराना है तो उसे हमें 6 इंटू 32, ये आपका कितना हो जाएगा 192 हो रहा है। देखिए 192 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना होगा, और ये कितना आ जाएगा 44 इंटू 6, 240 और 24। ठीक है, तो 264 ग्राम हमारी कार्बन डाइऑक्साइड
और 18 इंटू 6 यानी 108 ग्राम हमारा वाटर हमें मिल जाएगा। फाइन। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, ये कितना कहा था मैंने, 192 ग्राम आया था, और ये हमारा आया था कितना, 264 ग्राम, और ये हमारा आया था 108 ग्राम। देखिए जरा कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, ये टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, 372 ग्राम रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट भी कितने आ गए, 372 ग्राम। ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड उड़नी नहीं चाहिए। पता लगा जहां आप रिएक्ट करा रहे हैं वहां पे आपने जो ऊपर खुला छोड़ रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ली। ओके। अब एक और चीज बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखना, इसको लिख भी लीजिए चाहे तो। यहां पे हमारा एजम्पशन ये है, हियर वी एज्यूम दैट ऑल आवर reactants are consumed। ठीक है, सारा का सारा हमारा रिएक्टेंट, और आइडियल कंडीशंस है जो रिएक्शन आपसे कह रही है, होगा प्रैक्टिकल में नहीं होगा, ये सारी बातें बात की है। तो आइडियल कंडीशंस में 180 ग्राम ग्लूकोज क्या करेगा, बर्न करेगा, तो कितने के साथ, 192 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और 6 मोल या 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको देगा, और 108 ग्राम वाटर आपको देगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, दो तरीके हैं। ठीक, आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास 18 ग्राम ग्लूकोज था, 18 ग्राम ग्लूकोज था। आपको मुझे बताना है कि मुझे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और कितने वाटर मिलेगा 18 ग्राम ग्लूकोज से। ठीक है, आप चाहें तो मैं ये भी पूछ सकता हूं कि भाई कितनी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो मेथड क्या है, एक तो आप ग्राम से कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड, लेकिन बेटर क्या होता है, आप सिर्फ मोल निकाल लीजिए। तो अभी अभी हमने देखा था, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, 18 ग्राम ग्लूकोज कितना हो गया बेटा आपका, 1/10 मोल। बात समझ में आई? 18 ग्राम का मतलब हो गया 1/10 मोल। ठीक है, अब आपको पता है कि वो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो क्या थी हमारी, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था, और ये 1 था। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/10 मोल, ये मेरा हो जाएगा 6 इंटू 1/10 मोल, और ये भी हो जाएगा 6 इंटू 1/10 मोल। बात समझ में आई? अरे 1 मोल 6 के साथ रिएक्ट करके 6 और 6 CO2 और H2O दे रहा था, तो 1/10 क्या करेगा, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मोल में चेंज कर लेते हैं तो आपकी इक्वेशंस बड़ी इजी हो जाती। फाइन, तो ये आपका, चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं, ये तो निकल ही गया ना हमारे पास। हाँ, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। ये हमारा था 18 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 6/10 कौन है, O2 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 32 ग्राम से। बात समझ में आ रही? यहां पे जब ये 6/10 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 44 से, और ये मेरा 6/10 है तो ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 से। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, मोल से मास में कन्वर्ट करने का तरीका है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से या एटॉमिक वेट से। तो यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं तो मोलर मास से कर लेंगे भाई। समझ में आया? ठीक है, तो आपके पास मोल थे 1/10 ग्लूकोज के, आपने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, बैलेंस रिएक्शन। उससे आपको पता चला कि 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल H2O। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पर हम बड़ी इजीली कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज का कंबशन हुआ, ठीक है, बिल्कुल, तो हमें कितनी, हाँ ये कितना आया था बेटा, 6 इंटू 32/10 यानी 19.2 आया ग्राम ऑक्सीजन हमारी रिएक्ट की होगी, और ये हमारा बना होगा 26.4 ग्राम, और साथ में 26.4 क्या था, CO2, और ये हमारा आ गया था 10.8 ग्राम H2O। फाइन। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, या जो इस तरह वाले शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ रिएक्शन देख के आपको बताने होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो ये है मोल कॉन्सेप्ट्स का बेसिक, कि मोल क्या होता है, किसी रिएक्शन में आपकी क्या हेल्प कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बैलेंस रिएक्शन का बताया है, आगे जाके मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि बिना बैलेंस किए भी हम कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक, यही सब सीखना है बेटा, ये सब अगर हमें आ गया तो आगे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारी और चीजें, बट पहले हम मोल पे कमांड हासिल करेंगे। बिकॉज होगा क्या, जितने भी आपके टर्म्स हैं, जैसे कंसेंट्रेशन टर्म्स आएंगे आगे, तो मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें देखेंगे ये सब चीजें। तो जब आप उनकी बात करते हैं तो उनमें मोल की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपको मोल कैलकुलेट करना नहीं आया तो सब गड़बड़, फिर वो क्वेश्चन कहां से सही होंगे। तो उनके लिए स्टेप बना रहा हूँ ये आपको। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए काफी है।